नमस्कार साथियों। एंटीनेटल पीरियड वाला पोर्शन अपन डिस्कस कर रहे थे, जहां अपने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस और उन सभी चेंजेस में आने वाले कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया पोर्शन एंटीनेटल केयर। इसी यूनिट एंटीनेटल पीरियड में आज जिस लेक्चर को लेकर के हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा, सामने बोर्ड पे अवेलेबल है वो हेडिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। इसी एंटीनेटल पीरियड में जहां हमने एक तरफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस और उनके अकॉर्डिंग पोर्शन डिस्कस किया, तो अब इसी पीरियड में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फीमेल जो हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं, किसी डिजीज की हिस्ट्री के साथ आती हैं या प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मलिटी कैरी करती हैं, तो उनके लिए टेस्टिंग के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर अवेलेबल है। यहां अपन डिस्कस करेंगे केवल और केवल हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किए जाने वाले स्पेशल टेस्टिंग प्रोसीजर का। जनरल टेस्ट जो आपने एएनसी में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट डिस्कस किए थे, आज उनसे अपन ऊपर जाएंगे। वो जो टेस्ट होंगे उनकी दो कैटेगरियां हैं हमारे पास। एक नाम होगा अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग और एक लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग। अर्ली प्रेगनेंसी और लेट प्रेगनेंसी का डिवीजन किया जाएगा वायबिलिटी के बेस पे। जैसा कि आप सब लोगों को बता दिया गया है, वायबिलिटी स्टार्ट होती है इंटरनेशनल वीक 22 से। तो उससे पहले किसी प्रेग्नेंट फीमेल में किसी स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट बने हुए हैं, उनकी हेडिंग रहती है अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग। इनमें जितने भी टेस्ट इंक्लूड हैं, दो इंफॉर्मेशन कॉमन रहेंगी। नंबर 1 कि वो सारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं 22 वीक से पहले। नंबर 2 नेचर में होते हैं सारे इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब है बॉडी में निडल इंसर्शन वाला काम किया जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले अपन अपनी अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग के फॉर्मेट पे रिगार्डिंग दोज मदर who suffer or carry any kind of any abnormality in the pregnancy। अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग में जो पोर्शन अपन डिस्कस करेंगे, सामने बोर्ड पे वो मेंशन है। 5 मेजर इन्वेस्टिगेशंस को यहां पे इंक्लूड किया गया है। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे नाम अवेलेबल है, एमनियोसेंटासिस, MSAFP, ट्रिपल मार्कर, FBS, CVS। ये सारे वो 5 मेजर टेस्ट होने वाले हैं जो हमारी हेडिंग अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग में इंक्लूड किए गए हैं। 1 बाय 1 अपन इन टेस्ट को देखेंगे, क्या इनकी इंपॉर्टेंसी है, क्या सिग्निफिकेंसी है और क्या हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए MCQ है। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं आगे तुरंत इन 5 को 1 बाय 1 डिस्कस करने के लिए। उस कैटेगरी में सबसे पहले नाम आता है एमनियोसेंटासिस। तो हमारे पास सामने बोर्ड पे हेडिंग अवेलेबल है एमनियोसेंटासिस। एमनियोसेंटासिस को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहली लाइन जो परिभाषा की है, उसी से एग्जामिनर ने इंटरेस्टिंग सवाल बना लिया है। सबसे पहले तो मैं लाइन बता देता हूं परिभाषा की क्या है, फिर बताता हूं किस प्रकार एग्जामिनर ने इंटरेस्टिंग MCQ जनरेट किया। व्हाट इज एमनियोसेंटासिस? तो हमारे मेडिकल में जहां भी टर्म आती है सेंटासिस, उसका मतलब होता है एस्पिरेशन करना। बॉडी में किसी भी कैविटी से कोई मटेरियल एस्पिरेट करना हो, टर्म आती है सेंटासिस। नाम सुना होगा थोरैकोसेंटासिस, प्लूरल स्पेस से फ्लूइड एस्पिरेट करना। एब्डोमिनल पैरासेंटासिस, पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड एस्पिरेट करना। तो बड़ा सिंपल, इस बार सामने क्या लिख दिया, एमनियोसेंटासिस, एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करना। तो बस यही सिंपल लाइन। व्हाट इज एमनियोसेंटासिस? आंसर क्या है? इट इज एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी। लाइन नोट करता हूं, फिर बताता हूं यहां से MCQ कैसा पूछा गया था। तो अपने पास सामने की तरफ जो लाइन अवेलेबल है वो लिख देता हूं। व्हाट इज एमनियोसेंटासिस? इट इज एस्पिरेशन
ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। बस अपने बारे में ये दो ही इतनी छोटी बात बताता है, एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखें यहां से इंटरेस्टिंग सवाल कैसा बना। वो इस प्रकार बना कि एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज एमनियोसेंटासिस और चार ऑप्शन दिए। इट इज एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी। दूसरा ऑप्शन, इट इज क्रोमोसोमल एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ऑप्शन नंबर थर्ड, इट इज केमिकल एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नंबर फोर, इट इज पल्मोनरी मैच्योरिटी टेस्टिंग बाय एमनियोटिक फ्लूइड। तो वहां इस सवाल में एग्जामिनर ने जितने भी चार ऑप्शन दिए हैं वो सारे सही हैं, लेकिन गौर करेंगे तो चार प्रोसीजर का पर्पस बताते थे और चार में से एक प्रोसीजर क्या है यह बताता था। तो एग्जामिनर ने बड़ा सरल पूछा था कि आप सिर्फ क्या करें, एस्पिरेट कर लें एमनियोटिक फ्लूइड को। आगे बात करें टाइमिंग को लेके, यह काम कब किया जाता है। टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात करना चाहूं तो अटेंशन से सुनना। जैसा कि हम लोगों को पता है एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन 12 वीक से पहले नहीं होता है, 12 वीक के बाद स्टार्ट होता है, यह हमने डिस्कस किया है। तो जो आप टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसका टेस्ट करने जा रहे हैं उसका होना जरूरी है। तो डेफिनेटली ये टेस्ट कब किया गया, 12 वीक के बाद। तो 12 वीक के बाद जो वीक की रेंज आई, आइडियल टाइम वो है 14 से 16 वीक। एमनियोसेंटासिस को करने का आइडियल टाइम क्या होता है, 14 से 16 वीक। आइडियल टाइम मैं बोल रहा हूं आपको, एग्जामिनर सिंपल पूछे टाइम क्या है तो भी आंसर 14 से 16। एग्जामिनर फोकस करके सवाल पूछे आइडियल टाइम क्या है तो भी 14 से 16। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर लैंग्वेज लाता है अर्ली एमनियोसेंटासिस। अर्ली जो ऐड किया गया उसके बेस पे हम भी बोल देंगे कि आइडियल यदि था 14 से 16 तो अर्ली कब होगा, 14 से पहले। तो आंसर दे दें 12 से 14। तो यहां पर जैसा सामने वाले का सवाल वैसा हमारा जवाब। 3 लाइनें। नंबर 1, आइडियल टाइम 14 से 16, व्हाट इज टाइम 14 से 16, अर्ली टाइम 12 से 14। 2 लाइनों को सामने बोर्ड पे रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि कई बार बड़े सिंपल वे में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक लाइन दी गई आपको आइडियल टाइम क्या होता है और एक पूछ लिया आपसे अर्ली एमनियोसेंटासिस कब करते हैं। दोनों में जवाब देना है आपको वीक का, और वीक का जवाब देने के लिए आइडियल के सामने आप लिख सकते हैं 14 से 16 वीक, अर्ली के सामने मेंशन कर दिया 12 से 14 वीक। चलिए अब आगे, टेस्ट को करने का पर्पस क्या है। टेस्ट को करने का पर्पस यह है एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन, ताकि आइडेंटिफाई कर पाए किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को। उसके लिए आप सभी को एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है तो कंपोजिशन याद करेंगे तो वहां आपने देखा था मैक्सिमम तो वाटर होता है। बच्चा उसमें यूरिन कर देता है तो यूरिन के कंटेंट होते हैं। बच्चे की सेल उसमें पाई जाती है तो फीटल सेल की क्वालिटी होती है। तो बस उन्हीं का एनालिसिस है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट में आपने देखा सेल होती है, तो जहां सेल है वहां फीटस का पूरा क्रोमोसोम पैटर्न है। और यदि आप देख पा रहे हैं क्रोमोसोम पैटर्न तो पता लगा पाएंगे किसी भी प्रकार की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का। फीटल यूरिन था, फीटल सेल थी, वाटर था, मेजर कंटेंट मिला फीटल सेल, सेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से पता लगा पाएंगे किसी भी कंजेनाइटल एनोमली या जन्मजात विसंगति का। ना केवल इतना, पल्मोनरी मैच्योरिटी आने के बाद 20-22 वीक होने के बाद यदि एमनियोसेंटासिस किया जाए, एमनियोसेंटासिस का आइडियल टाइम अलग बात है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे करना है, इस टाइम पे आइडियली करते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। यदि ये टेस्ट 22 वीक के बाद करते हैं तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड में लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन भी मिल सकता है, जिससे लंग्स मैच्योरिटी का पता चलेगा। तो पर्पस वाली बात हुई, टेस्ट से क्या पता लगाते हैं तो अपन ने देखा सेल के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, पल्मोनरी मैच्योरिटी के बारे में, और यदि सेल आ गई जेनाइटल एरिया से तो बच्चे के सेक्स के बारे में। तो ये पर्पस इस प्रोसीजर का होता है।
लिख देता हूं मैं सामने बोर्ड पर कि क्या पर्पस है प्रोसीजर का। तो प्रोसीजर का पर्पस है आपको किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, फीटल सेल के बारे में, सेल के बारे में पता लगा करके किसके बारे में पता लगा सकते हो, क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम के अलावा क्या ढूंढ लिया, बच्चे का सेक्स ढूंढ लिया, 20 वीक 22 वीक के बाद करा तो लेसेथन स्फिंगोमाइलिन को ढूंढ करके किसका पता लगा लिया, पल्मोनरी मैच्योरिटी का। दैट्स इट। यहां पर भले ही 2-3 लाइन लिखी है पर सिंपल एमसीक्यू एग्जामिनर को यदि पुटअप करने होंगे तो उनके लिए 2-3 लाइन सफिशिएंट हो चुकी है। सवाल इसके डेफिनेशन से भी था, सवाल इसके टाइमिंग को लेकर भी है और सवाल पर्पस से भी है। अब आगे जब हम जाते हैं ढूंढने के लिए एबनॉर्मलिटियां तो हो सकता है कुछ कंटेंट ऐसे मिले जो हमें एबनॉर्मलिटी बता दे। जैसा आपसे मैंने पूछा था एमनियोटिक फूड के नॉर्मल कंटेंट हमें यदि पता है और उसके अलावा यदि और कोई दिखाई दे रहा है तो वह एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता था। यहां पर भी बहुत सी ऐसी एबनॉर्मलिटियां मिल सकती है, उनमें से एग्जाम में 2 कंटेंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 2 कंटेंट, वो कंटेंट है एसिटाइल कोलिन एस्टरेस और इनहिबिन प्रोटीन। दोनों मिलने वाली मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल कंटेंट फाइंडिंग है। एमनियोटिक फ्लूइड में नॉर्मली ये नहीं होने चाहिए पर ये हैं, तभी तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। वो 2 कंटेंट कौन कौन से, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस और इनहिबिन प्रोटीन। एबनॉर्मलिटियां ढूंढने जाते हैं तो मोस्ट कॉमनली इन दोनों को ही पाते हैं। तो ये दोनों कौन कौन है, एक बार बोर्ड पे नाम लिखता हूं। तो हमारे पास कौन कौन आया, एक नाम बोला आपको एसिटाइल कोलिन एस्टरेस और एक नाम लिख के दिया इनहिबिन प्रोटीन। मिलने वाली 2 मोस्ट कॉमन फाइंडिंग जिनसे उम्मीद है कि बना के लाएंगी एग्जामिनेशन का एमसीक्यू। ये 2 फाइंडिंग हमें ये देखना है, ये दोनों फाइंडिंग किसे इंडिकेट करती है। नंबर 1 पे आ जाओ। एसिटाइल कोलिन एस्टरेस का रिलेशन एसिटाइल कोलिन से है। एसिटाइल कोलिन एक प्रकार का नर्वस सिस्टम में मिलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। सोचने वाली बात है जो मिलना चाहिए आइटम बच्चे के खोपड़िया में, वो क्या कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड के सागर में। यदि वो वहां मिल रहा है मतलब बच्चे के नर्वस सिस्टम से लीक कर रहा है, और नर्वस सिस्टम से लीक कर रहा है तो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है उसकी न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेस का एमनियोटिक फ्लूइड में मिलना इंडिकेट करता है डिसऑर्डर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी, इस डिफेक्ट को। और इनहिबिन प्रोटीन, नाम पे चले जाइए। प्रोटीन जरूरी है शरीर में ताकत के लिए, मजबूती के लिए, पर नाम के आगे सरनेम लग गया इनहिबिन। ऐसा प्रोटीन जो रोक देगा आपकी ग्रोथ को, और ग्रोथ रोक देगा तो बच्चा कैसा हो जाएगा, कम ग्रोथ वाला डाउन सिंड्रोम या कम ग्रोथ वाला आईयूजीआर। तो 2 प्रकार के एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करने वाला, ग्रोथ कम हो गई तो डाउन और बच्चा रिटार्डेड हो गया तो आईयूजीआर। तो सामने स्मार्ट बोर्ड पे मेंशन हर एक लाइन बन करके आ रही है एमसीक्यू रिगार्डिंग अवर फर्स्ट टेस्टिंग, द नेम कॉल्ड एज एमनियोसेंटासिस। क्या प्रोसीजर है, एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। पर्पस क्या है, सेल देखो, क्रोमोसोम देखो, सेक्स देखो, पल्मोनरी मैच्योरिटी देखो। मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी क्या मिलेगी, हम टेस्ट कर ही क्यों रहे हैं, एबनॉर्मलिटी ढूंढने के लिए। 2 कौन कौन सी, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस और इनहिबिन प्रोटीन। ये मिला तो क्या बताएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और ये मिला तो क्या बताएगा, डाउन सिंड्रोम और आईयूजीआर। टाइमिंग क्या है करने का, सिंपल टाइमिंग पूछे 14 से 16, आइडियल टाइमिंग पूछे 14 से 16, अर्ली पूछे तो 12 से 14। प्रोसीजर, अब इस प्रोसीजर में 2-3 की पॉइंट्स हैं जिन्हें अपन इंक्लूड करेंगे। पहले इसका देख लेते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एमनियोसेंटासिस। तो एमनियोसेंटासिस में क्या किया गया वो यहां देखें, सामने बड़ा पिक्चर अवेलेबल है। क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है जिसकी मदद से विजुअलाइज हो रहा है कि हम कहां जाने वाले हैं। पेल्विक कैविटी में, यूटेराइन कैविटी में फीटस को बता दिया, और ये जो निडल है, सिरिंज है, इसमें आप देखेंगे इसकी निडल जा रही है फ्लूइड के पास।
उस सिरिंज ने बिल्कुल भी टच नहीं किया फीटस को, अम्बिलिकल कॉर्ड को, सिर्फ एस्पिरेट किया एमनियोटिक फ्लूइड। ये इसको बताने वाला प्रोसीजर यहीं पर मेंशन करते हैं अपन एक दो पॉइंट। वो क्या क्या है कि इस सिरिंज का आइडियल गैज कितना होता है, गॉज की जो बात करते हैं निडल में, गैज बढ़ता है तो सुई पतली होती है, गैज कम होता है सुई मोटी होती है। एमनियोसेंटेसिस के लिए जो आइडियल साइज यूज किया जाता है 18 गैज का होता है। निडल की जो लंबाई होती है वो 4 इंच तक रखी जाती है। टेस्टिंग पर्पस के लिए जितना फ्लूइड निकाल के लाते हैं वो 30 ml होता है, और अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है उसे रखते हैं अपन एम्प्टी। तो ये अपने पास प्रोसीजर को लेकर के 4 इंफॉर्मेशन, सुई की मोटाई, लंबाई, सैंपल का अमाउंट और प्री इंस्ट्रक्शन फॉर प्रेग्नेंट मदर। सो दिस वन इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर फर्स्ट प्रोसीजर एमनियोसेंटेसिस। बात करें 5, अपन को पूरे खत्म करने अगले वाले पे। अगले का नाम सामने बोर्ड पर मेंशन MSAFP। कुछ ना करें, सबसे पहले इसका पूरा नाम बोल के इसकी फुल फॉर्म लिख दें, मैटरनल सीरम। हां आगे मत बढ़ो, रुक रुक के सुनो। मैटरनल सीरम मतलब यह कंफर्म करें सबसे पहले इस टेस्ट में सैंपल किसका जाएगा, सैंपल मदर का जाएगा। मदर के ब्लड का या यूरिन का, ब्लड का जाएगा। सीरम मतलब ब्लड, तो मैटरनल ब्लड सैंपल इज रिक्वायर। अब आगे मदर का ब्लड लिया, उस ब्लड में ढूंढना क्या चाहते हो, तो नाम है AFP, अल्फा फीटो प्रोटीन। प्रोटीन है, वो प्रोटीन किसका है, फीटस का है। फीटस के प्रोटीन को मां के खून में ढूंढने जा रहे हैं बच्चे के प्रोटीन को। बच्चे का प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड पाया जाता है बहुत सारी चेन में, अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन। उसमें जो बात चल रही है अल्फा चेन की। तो कुल मिला के पहले यह समझ में आए यह प्रोसीजर करना क्या चाहता है। इसकी पूरी एक स्टोरी है, आप मुझसे सुन भी लें। वो स्टोरी हालांकि पूरी एग्जाम में नहीं आती है, MSAFP की हाई और लो वैल्यू ही पूछी जाती है, पर इसमें 1 by 1 सिस्टमैटिकली सुनिए क्या क्या बताना चाह रहे हैं। जैसा क्लियर कर दिया गया, मां के ब्लड के सैंपल में बच्चे का प्रोटीन ढूंढना, तो इतनी बात पहले मैं बोर्ड पे मेंशन करता हूं। व्हाट इज MSAFP, अपन जाए फुल फॉर्म वाइज तो लिखते हैं इट इज मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन। मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन, यह अपन ने फुल फॉर्म लिखी इस टेस्टिंग की। टेस्टिंग का टाइमिंग भी बोर्ड पे मैं मेंशन करना चाहूं तो वो टाइमिंग भी सामने लिख देता हूं। लगभग टाइमिंग है परफॉर्म करने का 15 से 18 वीक। अब सुने इसके बारे में डिटेल। मदर का ब्लड सैंपल चाहिए, बच्चे का प्रोटीन उसमें ढूंढना है। टाइमिंग आइडियल बता दी 15 से 18। अब क्या राम कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो प्रोटीन है फीटस खुद प्रोड्यूस करता है, और फीटस में उसका योक सैक और लीवर बनाने में इसे मदद करता है। फीटल लीवर और फीटल योक सैक इस प्रोटीन को बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चे के काम आए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। स्टार्ट होता है ये बनना लगभग 13 वीक गेस्टेशन से, 13 वीक की प्रेगनेंसी से, और काफी बनता रहता है, बच्चे को लगता रहता है, ग्रोथ करवाता रहता है। मैक्सिमम लेवल देखा जाता है इसका 32 वीक तक। ये इसकी नॉर्मल जर्नी। कहां से बनता है, कब शुरू होता है, कब मैक्सिमम होता है। योक सैक लीवर से बनता है, 13 वीक पे शुरू होता है, 32 पे मैक्सिमम होता है। ये इसकी नॉर्मल लाइफ। यहां आप देखेंगे एग्जाम में पूछी जाती है कि यदि इसकी वैल्यू हाई मिले मदर के ब्लड में तो क्या इंडिकेट करेगा, लो मिले मदर के ब्लड में तो क्या इंडिकेट करेगा। दिमाग में डाउट चल रहा हो कि बच्चे का माल मां के खून में कैसे पहुंचा,
तो बड़ा सिंपल आंसर है प्लासेंटल सर्कुलेशन से। प्लासेंटल सर्कुलेशन के द्वारा जिस प्रकार कंटेंट का एक्सचेंज किया जाता है, मैटरनल कंटेंट का फीटस में, फीटल कंटेंट का मदर में, तो उस जरिए ये मां में पहुंच सकता है। तो मां में मिलना कोई खतरे की बात नहीं है, पर ज्यादा मिले तो अलग चीज इंडिकेट करती है, कम मिले तो अलग चीज। कब कब इंडिकेट होता है, यही है मुझे सामने आपको बताना। पहले इसकी नॉर्मल लाइफ देखें और फिर इसके एबनॉर्मल रिजल्ट सुने। नॉर्मल लाइफ क्या बोली, प्रोड्यूस कहां से होता है, तो अपन लिख सकते हैं प्रोड्यूस बाय योक सैक एंड लीवर, और उसमें भी दो आंसर दे दें, स्टार्ट 13 वीक पे, मैक्सिमम 32 वीक पे। ये इसकी दो इंफॉर्मेशन यहां से बनना शुरू होता है। 13 वीक पे अपन बोल सकते हैं स्टार्ट होता है और 32 वीक पे मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, एग्जामिनर आपसे सिर्फ दो ही बातें पूछना चाहेगा कि यदि इसकी वैल्यू हाई आती है और यदि इसकी वैल्यू लो आती है तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो देखें, यहां अपन बना दें कि वैल्यू हाई और वैल्यू लो। इसमें भी मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है दोस्तों, कभी भी एग्जामिनर आपसे यह नहीं पूछेगा व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू कितनी होती है, उस पे एग्जामिनर कभी अटेंशन नहीं देता। हाई क्या इंडिकेट करती है, लो क्या इंडिकेट करती है, वही पूछता है। तो पहली बात तो वो जो पूछना चाहता है वही हमें पता हो, यह जानकारी कंफर्म है। लेवल नॉर्मल कितना होता है कोई नहीं पूछता, आपको बता देता हूं जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन। नॉर्मल लेवल बताया जाता है 0.05 मिली ऑस्मॉल पर लीटर से 2.5 मिली ऑस्मॉल पर लीटर, पर ज्यादा ध्यान देना है अपने को ऊपर वाली बात पे, हाई और लो। आओ दिमाग लगाएं, मदर के ब्लड में इसका लेवल हाई मिले, कौन से वीक पे, जब इस टेस्ट को कर रहे हैं, टेस्ट को कौन से वीक पे कर रहे हैं, 15 से 18 पे। वैसे ये बोल रहा है कि नॉर्मली मैक्सिमम कितने वीक पे दिखता हूं, 32 वीक पे। 32 वीक पे जांच करोगे तो मदर के ब्लड में मैक्सिमम दिखूंगा, हाई दिखूंगा। लेकिन यदि आप 15 से 18 पे कर रहे हो और उस समय वैल्यू हाई मिले तो वो क्या बताता है, तो मां के खून में ज्यादा मिलना दो कारण हो सकते हैं। या तो बच्चा ज्यादा बना रहा है, खूब बना रहा हूं मम्मी, खूब तरह तू भी ले ले, या बच्चा लॉस कर रहा है। क्योंकि बच्चा जो भी लॉस करेगा वो एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड में गिरेगा, और वो फ्लूइड हर 3 घंटे से प्लासेंटा के द्वारा रिप्लेस होता है। तो मां के शरीर में ज्यादा प्रोटीन मिलने की दो ही संभावना, या तो मां का लल्ला ज्यादा बनाए या ज्यादा लॉस करे। कब कब होता है, 4 फिट एग्जाम्पल है, यहां पे फिट कर लेना, 5वां एग्जाम्पल नहीं है, ना ही एग्जामिनर पूछेगा। 4 एग्जाम्पल। ज्यादा कब बनाता है, जब गर्भ में 2 बच्चे होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी। लॉस कब करता है, 3 डिफेक्ट। 3 डिफेक्ट है जहां से लॉस होगा। सिंपल देखें, बॉडी को जवाब देंगे, आगे पीछे नीचे। आगे एब्डोमेन, पीछे न्यूरल ट्यूब और नीचे किडनी, रीनल डिफेक्ट। आगे एब्डोमेन, पीछे न्यूरल ट्यूब, नीचे किडनी, इन तीनों में डिफेक्ट होता है तो प्रोटीन का लॉस होता है। 3 डिफेक्ट, प्रोटीन लॉस, और एक कंडीशन ज्यादा बनाने वाली, मल्टीपल। टोटल सेट एग्जांपल नंबर 4, जिन कंडीशन में 15 से 18 वीक वाले समय पर मदर के ब्लड में इस प्रोटीन का लेवल हाई मिलता है। तो हाई के आगे जवाब देने 4 एग्जाम्पल रटा दिए गए हैं। एक कंडीशन जब बच्चे 1 से ज्यादा हो, मल्टीपल। इसके अलावा 3 डिफेक्ट, आगे वाला डिफेक्ट एब्डोमिनल, पीछे वाला डिफेक्ट न्यूरल और नीचे वाला डिफेक्ट रीनल। तो 3 डिफेक्ट होते हैं जिनके अंदर लेवल हाई मिल जाता है। ये डिफेक्ट में लेवल हाई क्यों मिल रहा है, इन डिफेक्ट के चलते फीटल प्रोटीन लॉस करता है। लॉस करा हुआ प्रोटीन एमनियोटिक फ्लूइड में गिरता है, वहां से रिप्लेस होकर मदर के ब्लड में दिखता है। बात करें लो, लो लेवल कब होगा,
तो लो लेवल उल्टा बोलें, या तो बच्चा कम बनाए, या बच्चा कम बनाए। कम क्यों बनाए? जब वो खुद ही छोटा सा हो, खुद की ग्रोथ ही कम हो रही हो, खुद छोटा हो, तो बोल देंगे डाउन सिंड्रोम। ग्रोथ कम हो रही हो तो नाम दे देंगे IUGR। इन दोनों कंडीशन में खुद की ग्रोथ नहीं हुई, खुद ने प्रोटीन नहीं बनाया, तो मां को कैसे देगा? मल्टीपल में दो दो बच्चे खूब सारा बना रहे थे, मां को बहुत सारा दे रहे थे। IUGR डाउन में खुद ही डाउन पड़े हैं, कम बना रहे हैं, तो मां को नहीं दे पाएंगे। इन दोनों कंडीशन में लेवल कम। इसके अलावा एक नाम आता है मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी जो पहले भी हमारे कई एग्जाम्पलों में आ चुका है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्लासेंटा का हो जाता है कैंसर, उसके चलते बिल्कुल भी नहीं जाता न्यूट्रिशन बच्चे के पास, और बच्चे के पास नहीं जाएगा न्यूट्रिशन, तो ना न्यूट्रिशन ना प्रोटीन, लेवल लो। थर्ड आंसर और मेंशन करना है यहां पे अपने को, मोलार। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेकंड टेस्ट के बारे में अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग की हेडिंग में, नाम MSAFP। हर लाइन का मतलब सुने। पहली लाइन, मां के ब्लड में बच्चे के प्रोटीन की जांच करना, समय 15 से 18 वीक। प्रोटीन की कहानी है, बनाता बच्चा है, शुरू 13 वीक पे करता है, मैक्सिमम 32 वीक पे होता है, पर आप जांच 15 से 18 पे कर रहे हो। हाई और लो से ही सवाल बनते हैं, हाई वैल्यू कब आती है, लो कब आती है। हाई के लिए बताया या तो बच्चा ज्यादा बनाए या लॉस करे, लो के लिए बताया जब बच्चे खुद की ग्रोथ कम हो जाए। सेट एग्जाम्पल है, फैक्ट एग्जाम्पल है, यही एग्जाम में MCQ के तौर पे आते हैं। सेकंड टेस्टिंग। थर्ड टेस्टिंग की तरफ फॉरवर्ड करें अपन, तो अगला टेस्ट सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल मार्कर। ट्रिपल मार्कर, इसे ट्रिपल टेस्ट भी बोलते हैं। ट्रिपल मार्कर को ट्रिपल टेस्ट भी बोलते हैं। जैसा नाम लिखा हुआ है यहां पे ट्रिपल 3 जने आएंगे। 3 कौन कौन से आएंगे, उनके नाम सुने हुए हैं, बड़े फेमस हैं। एक नाम अभी जस्ट जो पढ़ा, MSAFP। एक पुराना वाला नाम HCG, और एक नाम एस्ट्रोजन हार्मोन। उस एस्ट्रोजन हार्मोन में उसके डेरिवेटिव को देखते हैं, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल। पहले बोर्ड पे लिखता हूं, फिर दोबारा मीनिंग एक्सप्लोर करूंगा। ट्रिपल मार्कर ट्रिपल टेस्ट है। ट्रिपल में 3 जने आते हैं, और 3 जनों में एक अपने पास MSAFP है, एक अपने पास अपना पुराना HCG है, और एक हमारे पास UE3 है। इस UE3 को देख के घबराना नहीं है, ये अपने पास बताना चाहता है किसको, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल को। और ये अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा हमारा एस्ट्रोजन है। तो अब इसके बारे में करते हैं और बात करनी है सिंपल सी। सैंपल किसका लोगे और टाइम क्या होगा? तो देखिए, MSAFP के लिए सैंपल किसका गया था, मदर के ब्लड का। HCG ब्लड में भी मिलता है, यूरिन में भी मिलता है, तो जब ब्लड का सैंपल ले रहे हैं उसी में ढूंढ लेना। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन है, और हार्मोन कहां मिलते हैं, ब्लड में। तो बड़ी कॉमन सी बात, 1 2 3 तीनों में सैंपल किसका चाहिए, ब्लड का। तो 3 बार निकालने मत चले जाना, एक बार निकाल करके ही तीनों का पता लगा लेना। तो यहां भी सैंपल मदर के ब्लड का चाहिए, और ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस जांच का समय भी है 15 से 18 वीक। तो ट्रिपल मार्कर और ट्रिपल टेस्ट में अपन लिख सकते हैं टाइमिंग के बेस पे 15 से 18 वीक, और सैंपल किसका चाहिए, मैटरनल ब्लड का। किसका सैंपल चाहिए, कब टेस्ट करते हैं, टेस्ट में ट्रिपल में 3 जने कौन कौन हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद इससे बनने वाले सिर्फ एक MCQ को सुनने के लिए हो जाइए तरह। सिर्फ एक MCQ क्या है वो, ट्रिपल टेस्ट क्यों करते हैं। एमनियोसेंटासिस में देखा उसके पर्पस अलग थे, MSAFP में देखा उसकी हाई वैल्यू लो वैल्यू से सवाल थे। जो बात मैं चिल्ला के बता देता हूं तो समझ जाए कीजिए, वहां पे एग्जामिनर फोकस करता है। ट्रिपल मार्कर या ट्रिपल टेस्ट से एक ही सवाल बनता है, ये क्यों करते हैं, एक लाइन में आंसर देना है, टू डायग्नोस डाउन सिंड्रोम। ट्रिपल टेस्ट इज परफॉर्म और डन टू डायग्नोस डाउन सिंड्रोम।
उसे देखने के लिए ट्रिपल टेस्ट किया जाता है। ये ट्रिपल टेस्ट का मेन पर्पस है। और अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा डाउन सिंड्रोम में इन तीनों की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। तो गौर करके देखेंगे डाउन सिंड्रोम में। अभी आपने देखा MSAFP हाई वैल्यू या लो वैल्यू। डाउन सिंड्रोम कमजोर बच्चा, कम प्रोटीन, मां को भी कम मिला तो लो लेवल। तो डाउन सिंड्रोम में MSAFP का लेवल क्या होता है? लो। बात नंबर 2, ये लास्ट वाला हार्मोन है और यदि डाउन सिंड्रोम है मतलब प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, वो ओवर है कि डाउन है, डाउन चल रही है, बच्चे की ग्रोथ कम है मतलब प्लासेंटल फंक्शन भी कम है। प्लासेंटल फंक्शन अप्रोप्रिएट होते तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती। प्लासेंटल फंक्शन कम है मतलब प्लासेंटल हार्मोन भी कम है। और यहां पे ये तीसरा UE3 एक हार्मोन है तो इसका लेवल भी क्या होगा? कम। एग्जामिनर सीधा सवाल पूछता है ट्रिपल टेस्ट क्यों करते हैं और डाउन सिंड्रोम में इन तीनों की वैल्यू क्या होती है। डाउन सिंड्रोम में MSAFP कम है, हमने अभी पढ़ा है। डाउन सिंड्रोम के चलते एस्ट्रोजन भी कम होगा, हमें बता दिया है। और ये अब आ गया तीसरा SCG। SCG का लॉजिक सुने। SCG हार्मोन क्या होता था? जो प्लासेंटा से रिलीज होता था, सबसे बड़ा हार्मोन होता था, बैठे बैठे बाकी सबको देखता था। 12 वीक से पहले इसी का प्रभाव रहता था। 12 वीक के बाद इसका लेवल कम हो जाता था पर यह कभी एब्सेंट नहीं होता था। यह हमने सीखा है। 12 वीक के बाद SCG का लेवल भले ही लो हो, एब्सेंट कभी नहीं होता था और शरीर में जब भी कभी गड़बड़ होती तो खुद संभालने के लिए आ जाता था। जैसा कि सामने देख रहे हैं, इसे करने का समय 15 से 18 वीक है और उस समय यदि कंडीशन डाउन सिंड्रोम है तो SCG को लगेगा प्रेगनेंसी सही नहीं चल रही, और सही नहीं चल रही तो बड़े लोगों को मैदान में आना पड़ता है। 12 वीक के बाद भी SCG अपना लेवल बढ़ाएगा यदि मदर के शरीर में गड़बड़ होती है, और गड़बड़ है तो SCG का लेवल क्या आता है? ज्यादा। और यही रोचक बात है कि ट्रिपल टेस्ट में जो 3 विद्यार्थी हैं उनमें से 2 सप्लीमेंट्री आ गए पर एक टॉप होकर के फर्स्ट रैंक पे आ गया। ट्रिपल मार्कर में 3 आदमी, MSAFP लेवल लो, एस्ट्रोजन लेवल लो, SCG लेवल हाई इन कंडीशन ऑफ डाउन सिंड्रोम। दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रिपल मार्कर और ट्रिपल टेस्ट। 3 टेस्ट के बारे में जानकारी मिल चुकी है आपको। आते हैं बचे हुए 2 पे। अगला टेस्ट कौन सा है अपना? बड़ा सिंपल टेस्ट है, FBS। सबसे पहले इसका नाम सुनेंगे तो पता चलेगा 2-3 नाम इसके हैं। तो पहले नाम की चर्चा कर लेते हैं। नाम में सारा ज्ञान छिपा हुआ है। FBS फास्टिंग ब्लड शुगर मत बोल देना, बड़ा सिंपल है। फीटल ब्लड सैंपलिंग, फीटल ब्लड सैंपलिंग, इतने सरल नाम को बोर्ड पे लिखना मैं चाहूंगा। तो FBS की फुल फॉर्म लिखने के लिए तैयार, तो अपन ने सिंपल सा कह दिया फीटल ब्लड सैंपलिंग। अब ध्यान लगाना मेरे प्यारों, यह फीटस है और जब तक तो फीटस है तब तक तो यूटेराइन कैविटी के अंदर है। आपको या मुझको ब्लड सैंपल देना होता तो फटाफट शर्ट का बटन खोल के हाथ आगे कर देते, बोलते निकाल लो, पर यह फीटस है, गर्भ के अंदर है। तो ऐसा नहीं है पेट फाड़ के बच्चे का हाथ निकाल के खून की जांच करेंगे। हमें यह पता होना चाहिए वहां टेस्टिंग कैसे करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आपने सीखा है अम्बलाइकल कोड जो जुगाड़ होता है उसमें जो ब्लड होता है, अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन बच्चे का होता है। अम्बलाइकल कोड में किसका ब्लड होता है, इसको लेके मैंने सवाल आपसे बनाए हुए हैं, सिखाया भी हुआ है। अम्बलाइकल कोड में फीटल ब्लड होता है। तो बच्चा बोलता है मेरे नन्हे मुन्ने छोटे हाथों को हाथ ना लगाना, मैंने टुंडी से निकाल रखी है रस्सी, उसी से सैंपल ले जाना। तो सैंपल कहां से लेते हैं? अम्बलाइकल कोड से। अम्बलाइकल कोड में आर्टरी भी है और वेन भी है, तो हर बार की तरह कम प्रेशर के चलते सैंपल वेन से ही लेना होता है। क्योंकि अम्बलाइकल कोड से ब्लड ले रहे हैं, अम्बलाइकल कोड से ब्लड ले रहे हैं, तो नाम कोर्डोसेंटासिस। फीटल ब्लड सैंपलिंग को ही एक नाम और दे सकते हैं कोर्डोसेंटासिस, जहां पे एग्जामिनर
अम्बलाइकल कोड से सैंपल लेगा और अम्बलाइकल कोड में भी सैंपल लेगा लो प्रेशर एरिया से जो होता है वेन का, अम्बलाइकल वेन से। एक बात, अब एग्जामिनर अम्बलाइकल वेन तक पहुंचा कैसे, उसको लेके एक और नाम है पीयूबीएस। पीयूबीएस एब्डोमेन की चमड़ी को पार करके, परक्यूटेनियस, एब्डोमेन की चमड़ी को पार करके परक्यूटेनियस अम्बलाइकल कोड पे पहुंचा। अम्बलाइकल क्या लेने, ब्लड सैंपल। पेट की चमड़ी पार करके अम्बलाइकल कोड के पास पहुंचा है सैंपल लेने, परक्यूटेनियस अम्बलाइकल ब्लड सैंपलिंग, द नेम पीयूबीएस। तो भैया इस एफबीएस के 3 नाम सामने पहले बोर्ड पर आ गए, उन्हें ही 1 बाय 1 देख लें। यहां पे पीयूबीएस को क्या बोला, चमड़ी पार करके मतलब परक्यूटेनियस। कहां घुसेगा जाकर के, अम्बलाइकल कोड में। क्या निकाल के लाएगा, ब्लड का सैंपल। तो पूरा प्रोसीजर क्या हुआ, परक्यूटेनियस अम्बलाइकल ब्लड सैंपलिंग। सबसे पहले ये 3 नाम। एफबीएस क्या है, बच्चे के खून की जांच करना, फीटल ब्लड सैंपल। बच्चे का खून कहां मिलेगा, अम्बलाइकल कोड में, तो कोडोसेंटासिस। कोड में आर्टरी वेन दोनों मिलेगी, कहां से निकालोगे, वेन से। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, नाम प्रोसीजर एक और, पीयूबीएस, परक्यूटेनियस अम्बलाइकल ब्लड सैंपलिंग। ये सारे इसके नाम हो गए। अब और बात करें, टाइम बताएं। हर टेस्ट का टाइम था, एमनियोसेंटासिस का 14 से 16, MSAFP का 15 से 18, ट्रिपल टेस्ट का 15 से 18। तो यहां पर इस टेस्ट का क्या टाइम दिया गया है, तो टाइम आपके पास मिलेगा थोड़ा सा लेट, 18 से 20 वीक। 18 से 20 वीक। और करने का पर्पस क्या है भाई, ब्लड सैंपल लेकर के आओगे तो ब्लड में जो भी मिलता है उस कंटेंट का आइडेंटिफिकेशन। बात कर लेते हैं इस प्रोसीजर की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। सामने देखिए, सोनोग्राफी की मदद से एग्जामिनर सुआ कहां घुसा रहा है, यह अपने पास में यूएसजी का प्रेजेंटेशन, यूएसजी कर ली। अब की बार भी हमारे पास निडल है और सिरिंज है, पर इस बार सिरिंज जहां धावा बोल रही है वो अम्बलाइकल कोड है। अम्बलाइकल कोड सैंपल लिया गया है। कुछ देर पहले अपन एमनियोटिक फ्लूइड का ले रहे थे। यहां पर भी बताना चाहें आपको कि यहां पे जो निडल का साइज और गैज है उसके हिसाब से, तो यहां अब की बार गैज 25 है, एमनियोसेंटासिस में 18 था, यहां पे 25 है, क्योंकि माइनर अम्बलाइकल वेन को प्रिक करना है। वहां सैंपल का अमाउंट 30 ml था, यहां सैंपल का अमाउंट ओनली 0.5 ml है, क्योंकि वहां पे सिर्फ पानी था, यहां पे ब्लड की बात चल रही है तो अमाउंट रिड्यूस है। तो साइज गैज में, अमाउंट ml में, प्रोसीजर बच्चे के खून की जांच। 4 जांच की समाप्ति के बाद आते हैं अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग की लास्ट इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करने। वो अपने पास कौन होगा, सामने बोर्ड पर देखें, CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं है प्यारो। ये क्या है तो लिख देता हूं पहले बोर्ड पे, अपने आप समझ में आ जाएगा मीनिंग। ये है अपने पास कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। और शायद इतना बोलना मेरा आपका ये पर्पस क्लियर कर देगा। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, एम्ब्रियोलॉजी में कोरियोन नाम सुना है और विलाई भी नाम सुना है। कोरियोनिक विलाई पोर्शन ऑफ प्लासेंटा, उसका सैंपल लेके आना है। उसका सैंपल लेके आएंगे तो प्लेसेंटल एनाटॉमी का तो पता चलेगा ही, और किसी भी प्रकार की क्रोमोसोमल और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का पता भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्लासेंटा एम्ब्रियोलॉजी में बनने वाली एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यदि वो सही है मतलब एम्ब्रियोलॉजी सही है, मतलब बच्चे का पैटर्न सही है, और वही गड़बड़ है तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी के चांस हो सकते हैं। यह प्रोसीजर परफॉर्म किया जाना चाहिए कंप्लीट प्लासेंटा डेवलपमेंट के पहले, क्योंकि जब पूरा बन जाएगा उसके बाद जाके डैमेज करेंगे तो रिस्की हो सकता है। तो जैसा कि पता है हमें प्लासेंटा डेवलपमेंट कंप्लीट होता है 12 वीक पे, तो टेस्ट जस्ट उससे पहले करते हैं 10 से 12 वीक। कब करते हैं और क्या पर्पस है, इन 2 लाइनों को सामने बोर्ड पे लिखते हैं। पर्पस क्या, प्लासेंटल एनाटॉमी और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता करना।
टाइम क्या है? 10 से 12 वीक। दोनों लाइनें आपके सामने बोर्ड पर मेंशन। पर्पस है प्लासेंटल इंफॉर्मेशन लेना और ना केवल प्लासेंटल, किसी प्रकार की कंजेनाइटल डिफेक्ट को भी डायग्नोस करना। टाइम बता दिया गया 10 से 12 वीक। ये अपने पास इसके लिए इंफॉर्मेशन। जांच किसकी करनी है? कोरियोनिक विलय की। यहां इंपॉर्टेंट है कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको लेके मैं बात कर लेता हूं। 1 बाय 1 सुनना आप लोग। नंबर 1, फर्स्ट थिंग ये है कि ये जो प्रोसीजर है बाकी सबसे कंपेयर करें। एमनियोसेंटासिस फ्लूइड का एस्पिरेशन था 14 से 16 वीक में, कम रिस्क। MSAFP मदर का ब्लड सैंपल था, नो रिस्क। ट्रिपल टेस्ट फिर मदर का ब्लड सैंपल था, नो रिस्क। कोर्डोसेंटासिस 18 से 20 वीक था तो रिस्क कम। ये CVS की बात करें तो ये 10 से 12 वीक बहुत पहले परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस समय जब स्ट्रक्चर काफी स्मॉल और डेलिकेट्स हैं तो रिस्क के चांस ज्यादा हैं। उसे ध्यान रखते हुए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पास आता है हमेशा टेकन लिया जाने वाला कंसेंट फॉर्म। तो यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी में कंसेंट फॉर्म कंपलसरी है। नेक्स्ट वन और बात करें कंसेंट फॉर्म के अलावा और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, बात करें ब्लैडर को लेकर के। जैसा बताया जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरुआत के दिनों में प्रेगनेंसी के स्ट्रक्चर का आकार कम होता है, तो इजी विजुअलाइजेशन के लिए ब्लैडर को क्या कहा जाता है? भरने के लिए। ब्लैडर भरने के लिए कहा जाता है ताकि ब्लैडर डिस्टेंशन से प्रेगनेंसी स्ट्रक्चर एलिवेट हो और इजीली विजुअलाइज हो। यदि कोई टेस्टिंग सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट टाइम में करते हैं तो उस समय वैसे ही स्ट्रक्चर बड़ी होती है, इसलिए ब्लैडर खाली को बोलते हैं। पर यह टेस्ट जल्दी अर्ली पीरियड में कर रहे हैं तो हमारे पास ब्लैडर होना चाहिए फुल। तो मदर को बोलेंगे किस इंस्ट्रक्शन के लिए? फुल ब्लैडर। और जब हम 5वें टेस्ट लास्ट टेस्ट पे आ गए हैं तो प्रीवियस ऑल को एक बार रिकॉल किया जाए तो किसी में भी इतना डीप अपन ना गए थे जहां मां और बच्चे में क्रॉस ब्लड जाने की संभावना हो। CVS में आप प्लासेंटा का सैंपल निकाल के आ रहे हैं, ऐसी स्ट्रक्चर का जो मैटरनल और फीटल दोनों ब्लड के कॉमन एरिया होते हैं। प्लासेंटा मदर से भी कनेक्ट है, प्लासेंटा बच्चे से भी कनेक्ट है, प्लासेंटा एक मीडिएटर है। वहां पे आप जाके प्रोसीजर कर रहे हैं तो गलती से भी यदि माइनर इंजरी होती है तो ब्लड वेसल रप्चर होने से ब्लड मिक्सिंग हो सकती है और ब्लड मिक्सिंग होने से कोएगुलोपैथी हो सकती है। ये रिस्क होता है तो पॉसिबल रिस्क ऑफ आंसर देंगे कोएगुलोपैथी कौन से प्रकार की? RH और ABO। और इस इंफॉर्मेशन के साथ ना केवल आपका CVS, यहां पे अपन कह सकते हैं पूरे होते हैं हमारे अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग के सारे प्रोसीजर। जहां आज के लेक्चर की शुरुआत अपन लोग कर रहे थे हाई रिस्क प्रेगनेंसी से, डिसाइड किया डिस्कस करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग। नंबर थे उनके 5। एमनियोसेंटासिस सबसे पहले पढ़ाया गया, इसका मीनिंग, पर्पस, टाइमिंग, मिलने वाली अबनॉर्मल फाइंडिंग। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखा गया निडल का साइज, लंबाई, अमाउंट, इंस्ट्रक्शन। आगे बात करी गई अपने पास MSAFP को लेकर के, वैल्यू बताई गई, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, वहीं से सवाल बनते हैं। इसके बाद बात करें ट्रिपल टेस्ट की, सबसे मेजर क्वेश्चन क्यों करते हैं? आंसर डाउन सिंड्रोम देना था। बात करें आगे जाकर के FBS की, फीटल ब्लड सैंपल था, डेलिकेट था 18 से 20 वीक वाला। और उसके बाद लास्ट में बात करी अपन ने CVS की। तो ये सब अपने पास सारे के सारे अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं। अर्ली शब्द का मतलब फिर रिकॉल करवाऊं, वायाबिलिटी से पहले करने वाले होते हैं। सबके अंदर सुइयां घुस रही थी तो इन्वेजिव नेचर के होते हैं। ये अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग को दी गई इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास जो एक और सेगमेंट आएगा हाई रिस्क प्रेगनेंसी का, वो लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग को एक्सप्लेन करता है। लेट प्रेगनेंसी में जितने भी टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं वो सब या उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है
वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, उन्हें पढ़ने से पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मेरे बोलने का पर्पस पूरा सुने। अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग के 5 पांडव का खात्मा तो आपने कर दिया। टेस्टिंग पढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ना होता है जिससे मैं सामने डील करना शुरू कर रहा हूं। वो चीज क्या है? लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग से पहले आने वाली, नाम है उसका फीटल मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग वाला जो इवेंट है वो पहले डिस्कस होगा, उसके बाद चलेगी बात लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग की। फीटल मॉनिटरिंग कई प्रकार से होती है, कभी अर्ली कभी लेट। आपको बताऊं बात, ये अपने पास कोडोसेंटासिस था, ये फीटल मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग के लिए बता रखा है पैरामीटर, ये बाहर की तरफ ईसीजी की तरह रिकॉर्ड होके आने वाला एक ऑसिलोस्कोप है। ये जो ट्रांसड्यूसर है वेजाइनली लगा रखा है बच्चे के स्कैल्प पे। बच्चे के स्कैल्प पे असेसमेंट होता है आर्टरी का, जिस आर्टरी का नाम है MCA, मिड सेरिबेलर आर्टरी। क्योंकि मॉनिटरिंग का मतलब होता है हार्ट रेट का पता लगाना, पल्स रेट का पता लगाना, और पल्स हमेशा नोट की जाती है आर्टरी से। और एक फीटस की पल्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कहां से? उसके हेड से। हार्ट साउंड की लोकेशन भले ही चेस्ट में या बैक में हो, पर पल्स के लिए आपको आर्टरी चाहिए होती है। और मोस्ट कॉमन आर्टरी यूज फॉर मॉनिटरिंग इज MCA, फुल फॉर्म मिड सेरिबेलर आर्टरी। तो देखिए मिड सेरिबेलर आर्टरी है तो उसके लिए स्कैल्प पे ट्रांसड्यूसर लगा रखा है और मॉनिटर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अपने पास जो हेडिंग होने वाली है सामने बोर्ड पर मेंशन है फीटल मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग क्या चीज है, क्या कंसेप्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्ट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो वापस से अपने माइंड में कंप्लीट एनर्जी डोज को हाई करके इस सेगमेंट को सुनना शुरू करें। आज के लेक्चर का एक पखवाड़ा पूरा होता है अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग का, और दूसरा इंपॉर्टेंट शुरू होता है इस नाम के साथ, हेडिंग फीटल मॉनिटरिंग। एक एक लाइन को कंसंट्रेशन से सुने। नंबर 1, फीटल मॉनिटरिंग का मतलब है फीटल हार्ट रेट इवेल्युएट करना। फीटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? फीटल हार्ट रेट इवेल्युएट करना। हार्ट रेट को लेके 2 बातें। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, बेसलाइन हार्ट रेट कितनी होती है। नॉर्मल हार्ट रेट 120 टू 160, 120 से 160 बीट पर मिनट। बेसलाइन हार्ट रेट कितनी होती है? 140 बीट पर मिनट। 3 लाइन है। फीटल मॉनिटरिंग का मतलब किसे मॉनिटर करना? फीटल हार्ट रेट। नॉर्मल कितनी? 120 से 160, बेसलाइन कितनी? 140। 3 लाइनें सामने बोर्ड पे, बैक टू बैक 3 लाइनों का प्रदर्शन। नंबर 1, फीटल मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी? जवाब दे दीजिए। नॉर्मल के आगे 140 से 160 बीट पर मिनट। इस बेस पे एक और नाम दे दीजिए बेस लाइन, और बेस लाइन में आंसर दे दीजिए 140 बीट पर मिनट। ये 3 लाइन इनिशियल की जो मैंने बताई। अब इसके बाद मॉनिटरिंग करते कब कब है? तो मॉनिटरिंग के 2 इंपॉर्टेंट टाइम है। एक, पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने आपके पास है, कभी भी मॉनिटर कर लो। 9 मंथ तक वायबल फीटस, वायबल प्रेगनेंसी आपके पास अवेलेबल है, मॉनिटरिंग कर लीजिए। दूसरी मॉनिटरिंग चलती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जब लेबर चल रहा होता है। लेबर की 4 स्टेज होती है, दूसरी में बच्चा पैदा होता है। तो जब तक बच्चा नहीं निकल जाता तब तक भी उसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो मॉनिटरिंग कब कब कर सकते हैं? तो 2 टाइम होते हैं, और वो 2 टाइम बोलना चाहें तो अपने पास नाम दे सकते हैं। एक आप कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, इसे बोलते हैं एंटीपार्टम मॉनिटरिंग। एक करते हैं आप लेबर में, इसे बोलते हैं इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कब कब करते हैं? 2 बार, लेबर में और प्रेगनेंसी में। डायरेक्ट एमसीक्यू है इन 3 लाइनों से भी, और अब आने वाले इस वाले सेगमेंट से भी।
बिल्कुल विश्वास कीजिए, सरल परीक्षाओं में सरल सवाल के तौर पे पूछा गया है कि मॉनिटरिंग का मतलब ही क्या है। जवाब हार्ट रेट, नॉर्मल भी पूछी गई है, बेसलाइन भी पूछी गई है। अब बात करते हैं लेबर में। सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है लेबर में मॉनिटरिंग जो करनी है 4 स्टेज में नहीं करनी है, दूसरी में तो बच्चा भारी आ जाएगा, 2 तक ही करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी कितनी देर से, 3 लाइनें। फर्स्ट स्टेज जब चल रही है तो ज्यादा चेंजेस नहीं आते, तो मॉनिटरिंग करनी है हर आधे घंटे से, 30 मिनट से। सेकंड स्टेज जिसमें डिलीवरी होने वाली है, वो सेकंड स्टेज यदि शुरू हुई है तो मॉनिटरिंग 15 मिनट से, और सेकंड स्टेज खत्म होने वाली है तो हर 5 मिनट से। 3 लाइनें। फर्स्ट स्टेज में आधे घंटे से, सेकंड के शुरुआत में 15 मिनट से, सेकंड के लास्ट में 5 मिनट से। यह फ्रीक्वेंसी है मॉनिटरिंग की, और तीनों लाइनों से धुआंधार एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो आंसर अलग अलग, फर्स्ट स्टेज में आंसर अलग, सेकंड के शुरुआत में आंसर अलग, थर्ड नहीं आता, सेकंड के एंड में आंसर अलग। आंसर क्या जो है आपको सिखाया, फर्स्ट की शुरुआत हो तो मॉनिटरिंग हर आधे घंटे से, सेकंड के अंदर चल रहा हो तो 15 मिनट से, और यहां पे लास्ट आ गया 5 मिनट से। ये फीटल मॉनिटरिंग को लेकर के नॉर्मल बताई गई आपको इंफॉर्मेशन, मीनिंग नॉर्मल हार्ट रेट, बेसलाइन हार्ट रेट और मॉनिटरिंग। अब जब आप किसी चीज को मॉनिटर करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो उसके परिणाम आएंगे, तैयार रहिए। किसी को मॉनिटर करने गए तो परिणाम के लिए तैयार रहिए। उसमें क्या परिणाम आ सकते हैं? परिणाम 2 ही आएंगे, या तो हार्ट रेट नॉर्मल रेंज में है या नॉर्मल रेंज में नहीं है। नॉर्मल रेंज में है तो बोल देंगे नॉर्मल, और रेंज से कम ज्यादा है तो बोलेंगे एबनॉर्मल। पर यहां सामने बोर्ड पे मैं दिखाऊंगा कि ये जो रिजल्ट है नॉर्मल एबनॉर्मल, उनके हमारी किताब और गाइडों में कितने सारे और नाम हैं। बहुत अच्छा टेबल वाइज प्रेजेंटेशन सामने आ रहा है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग के रिजल्ट को लेकर के पूरे अटेंशन से उसे सामने देखेंगे। रिजल्ट आपके सामने बोर्ड पर यह रहा, 2 रिजल्ट, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल फीटस को अल्टरनेटिवली और क्या क्या कह सकते हैं, और जिसकी हार्ट रेट रेंज में नहीं आई है, जो एबनॉर्मल है, उसे अल्टरनेटिवली और क्या कह सकते हैं। 1 बाय 1 सुने। हार्ट रेट का नॉर्मल रेंज में आना मतलब बच्चा हेल्दी है। हेल्दी बच्चा हर कमांड को एक्सेप्ट करता है, मतलब वो रिएक्टिव है। रिएक्टिव बच्चा है, हेल्दी बच्चा है, तो ऐसे फीटस पे आप विश्वास कर सकते हैं कि वो लेबर में कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा, इजीली डिलीवर हो जाएगा। विश्वास वाली बात होती है, और विश्वास को बोलते हैं अश्योर। मैं तुम्हें श्योर करता हूं, ऐसे बोलते हैं दावा देना। यहां पे अश्योर को बोल दिया रीअश्योरिंग। जो नॉर्मल है, स्वस्थ है, विश्वास लायक है, रेस्पॉन्स देता है। लास्ट में लगा हुआ है एक नेगेटिव। तो बड़े अटेंशन से, दुनिया वालों के लिए भले ही नेगेटिव होना गलत है, दुनिया वालों के लिए नेगेटिव होना गलत है, पर मेडिकल वालों के लिए नेगेटिव होना अच्छा है। क्योंकि हमारे मेडिकल में जितने भी टेस्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तभी शांति मिलती है। पॉजिटिव आने पे डर होता है। एग्जाम्पल, HIV कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो वाली बातें। HIV ले लो, पॉजिटिव। मलेरिया पॉजिटिव, ट्यूबरकुलर पॉजिटिव। तो यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो बीमारी है, आने क्या चाहिए, नेगेटिव। तो टेस्ट नेगेटिव आना भी बताएगा नॉर्मल है। अपोजिट बोले, जिसकी रेंज में नहीं आया तो बच्चा नॉर्मल नहीं था, कैसा था, डिस्ट्रेस में, हेल्दी नहीं था।
वो रिएक्टिव नहीं था, कैसा था? नॉन रिएक्टिव। और जो एबनॉर्मल है, विश्वास लायक नहीं है, कभी भी कांड कर सकता है, क्या बोलेंगे? नॉन रिएश्योरिंग। और ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? पॉजिटिव। चार कंपोनेंट सामने जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट शो करते हैं हमारी फीटल मॉनिटरिंग का। इन चार के जरिए आपसे किसी भी प्रकार से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेगेटिव रिजल्ट क्या बताएगा? नॉर्मल फीटस। पॉजिटिव रिजल्ट क्या बताएगा? अबनॉर्मल फीटस। नॉर्मल फीटस के क्या क्राइटेरिया होते हैं? हेल्दी होता है, रिएक्टिव होता है, रिएश्योर होता है, नेगेटिव होता है। एबनॉर्मल के डिस्ट्रेस में होता है, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएश्योर, पॉजिटिव। यहां पे ये एक बहुत बड़ा बेस है, इसे दिमाग में फिक्स करना। आगे 2-3 बार यूज में लूंगा मैं आपसे। आज का लेक्चर भले ही अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग पे हो, पर लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग में धुआंधार नाम चलते हैं, एनएसटी, सीएसटी, और वहां से इतने सवाल बनते हैं लॉजिकली, आप सबका जवाब आसानी से दे पाएंगे जब मेरी फीटल मॉनिटरिंग को पूरा पढ़ पाएंगे। तो फीटल मॉनिटरिंग, उसके रिजल्ट, उसके बाद आता है फीटल हार्ट रेट के 4 इंपॉर्टेंट पैटर्न, जो अभी नहीं अगले लेक्चर में लेंगे। उन 4 पैटर्न और उन 4 पैटर्न के साथ बची हुई सारी लेट प्रेगनेंसी की टेस्टिंग डिस्कस करेंगे अपन उस वाले लेक्चर में। अभी अपन सिर्फ अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग फिनिश करके और लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले बताए जाने वाले फीटल मॉनिटरिंग तक का पोर्शन ही डील करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो इंफॉर्मेशन दी गई, हाई रिस्क प्रेगनेंसी टेस्टिंग की, अर्ली टेस्टिंग की, 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट, उसके बाद फीटल मॉनिटरिंग, उसके रिजल्ट, इसको रिमेंबर, रिकॉल करते रहे। अगले लेक्चर में इसी से आगे बढ़ते हुए हार्ट रेट के 4 इंपॉर्टेंट पैटर्न और बची हुई सारी लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग को अपन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।